हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जैसे कि मेरे पिछले अध्याय में मैंने ये पढ़ाया था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। उसके बाद मैंने अध्याय बनाया कि मौर्य साम्राज्य में कैसे गांव का विकास हुआ, कैसे वहाँ व्यापार हुआ करता था, कैसे कैसे राज्य का विकास हुआ करता था, कौन सा राज्य मतलब कौन सा नगर जो है सबसे महत्वपूर्ण था, गांव की व्यवस्था कैसी थी, व्यापारी कैसे करते थे, और हम जो है साधनों का आयात और निर्यात कहाँ से करते थे, किन किन साधनों से किन किन चीज़ों का करते थे, ये मैंने पिछले के अध्याय में बताया है। ये सब मौर्य साम्राज्य के राज्य में हुआ है। मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने वाला कौन थे? चंद्रगुप्त अशोक थे। ठीक, ये मैंने पढ़ाया है। अब आगे के लेसन में है। ठीक, आगे का लेसन है अध्याय नंबर 9, नए साम्राज्य और नए राज्य। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मौर्य साम्राज्य तो मैंने पढ़ लिया, अब उसके बाद कौन सा नया साम्राज्य हुआ और कौन सा नया राज्य की स्थापना हुई, ये हम पढ़ेंगे। ओके, लिखा है अरविंद राजा बना। आप सोचेंगे कि अरविंद है कौन? ये प्यारा सा बच्चा जो है, ये आप देख रहे हैं, ये अरविंद है। ठीक, तो ये राजा बनना है तो पढ़ते हैं। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मोर्च पर ताव देते हुए पहल कागज में लपेटे तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उससे बैठकर वाणी भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक गीत गए राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। अब ये जो क्या कह रहा कि अरविंद ने सोचा था कि वो एकदम राजाओं वाला कपड़ा पहन के मूंछों पे ताव लेके हाथों में तलवार लेके मैं शान से इधर उधर चलूंगा, गद्दी पे सिंहासन पे बैठूंगा, हुकूमत करूंगा। तो लेकिन जब उनकी टीचर ने ये बताया कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पाठ भी पढ़ना है, मतलब कविता भी करना है और मीरा भी बजानी है, तो ये सोचने लगता है ये ऐसा कौन सा राजा होगा जो गाता बजाता भी होगा और सिंहासन भी करता होगा। यही अरविंद का आज का सवाल है। ठीक, आगे लिखी है क्या बताती है प्रशस्तियाँ। ठीक, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में खुदाई एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। उनकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार के कवि ही वह मंत्री रहे हरीश सर द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलित पहले से ही था, जो तुमने अध्याय 5 में गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्तियाँ के बारे में पढ़ा। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। जैसे कि इसमें बताया गया है, अरविंद जो है किसकी नाटक करने जा रहा था, किस राजा की नाटक करने जा रहा था? समुद्रगुप्त का। इसमें नए साम्राज्य और राज्य कौन सा था? गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, जिसके राजा कौन थे? समुद्रगुप्त की इसमें भूमिका अदा करने जा रहा था। ठीक, इसका पता कहाँ से चलता है? यह इलाहाबाद में के अभिलेखों से पता चलता है। ठीक ना? और इस जो प्रशस्तियाँ है इसके लेखक कौन है? हरिशर है। ठीक, जो उस समय के कवि भी थे और मंत्री भी थे। और ये एक काव्य के रूप में लिखी गई कविता है या किताब है, फिर ये कह सकते हैं। फिर
प्रशस्ति का मतलब है प्रशंसा करना, जो कि हमने पीछे के अभी अध्याय में पढ़ा है कि अभिलेखों में, हर चीज में अभिलेख के जरिए अपने आदेश निर्देश किताब के जरिए राजाओं की प्रशंसा, आदेश को, निर्देश को लिखा जाता था। वैसे ही ये भी एक अभिलेख के बारे में बताया गया है। परंतु गुप्त काल में, जब गुप्त काल आता है, मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य आता है, तो इस अभिलेखों का, इसका और महत्व बढ़ जाता है। चले आगे लिखा क्या है। नहीं, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। क्या है समुद्रगुप्त? क्या था? एक योद्धा था और हमेशा जो है युद्ध को वो जीतता था ही, और एक तरीका विद्वान, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा था, कवि भी था। इस कवि के रूप में, कवि ने इस रूप में इससे प्रशंसा की है, मतलब तारीफ कहते हैं प्रशंसा को। ठीक, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बनाया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। अब यहाँ लिखा है योद्धा समुद्रगुप्त। ये जो है प्रशस्ति का एक वाक्य है जो समुद्रगुप्त के ऊपर लिखा गया है। चले पढ़ते हैं क्या लिखा है। जिसका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बारहों, तलवार और लोहे के गदाओं, नुकीले तीर तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अब यहाँ क्या बता रहे, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो युद्ध के मैदान में है और उनके पास जो है कुल्हाड़ी, तीर, भाले, तलवार, लोहे की गदा या नुकीले तीर के मतलब बहुत सारे जो हथियार हैं जिससे हमला किया जाता है, जिससे युद्ध किया जाता है, उनके घाव उनके शरीर पे देखा जा सकता है, जिससे उनके सुंदरता के और भी वो सुंदर लग रहे हैं। मतलब युद्ध के मैदान में इन सारी चीजों से उनको घाव लग रहा है और उसके बाद भी वो युद्ध लड़ते हुए बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, ये बताया गया है। तो ये जो वाक्य है यह जो है प्रशस्ति में लिखा गया है, जो कि इलाहाबाद के अभिलेख में है। ठीक, आगे लिखा है अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ नंबर 89 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक चित्र को हरे रंग से रंगा गया है, तो तुम्हें पूर्व समुद्री तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखाई देंगे। उसी तरह कुछ बैंगनी और नीले रंग के भी हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति से प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाए गए हैं। कि इन स्थानों से क्या कहा गया, इन स्थानों से जो प्राप्त जानकारी मिली है समुद्रगुप्त के बारे में, उसी को इस प्रशस्ति में लिखा गया है। हरिश्चंद्र चार विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रिय समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। 4 जो थे राजाओं और समुद्रगुप्त की नीति जो थी, उनकी युद्ध नीति के बारे में इसमें लिखते हैं। पहला लिखा है मानचित्र में हरे रंग के चित्र अर्थवर्ती के उन नौसेनाओं का है जिन्हें चंद्रगुप्त ने हराकर उनके राजाओं को अपना साम्राज्य में मिला लिया। अब देखो ये क्या दिखाया है, अभी हम मानचित्र में जाएंगे। ये हमारा मानचित्र, ये जो हरा रंग का आपको दिख रहा है, ये हरे रंग का जो ये चित्र है, ठीक, ये क्या है, ये बताया गया है कि ये जो है आर्यवर्त की नौसेनाएं है जिसे चंद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया है। अब दूसरा लिखा है इसके बाद दक्षिण पथ में बाहर शासक आए थे, मतलब बाहर के
सॉरी बच्चों 12 अंक है। फिर लिखा है क्या, फिर से बता देते हैं। इसके बाद दक्षिण पथ में 12 शासक आए थे। इनमें से कुछ की राजधानी को देखने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सबको हार जाने पर चंद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति कर दी। अब देखो लिखा है क्या, दक्षिण। ठीक, देखो बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला दक्षिण के भाग में, तो ये जो लाल बिंदु आप देख रहे हैं, इन जगहों को चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें हरा कर और उन्हें हरा कर फिर उन्हें वहां पर शासन करने की अनुमति दे दी थी। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। अब तीसरा क्या लिखा है, पड़ोसी देशों के आंतरिक घेरे बैंगनी रंग से रंगा गया है। इनमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण संघ आते हैं। ठीक, यह समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते हैं। ठीक, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तथा उनके दरबार में उपस्थित होते हैं। अब ये क्या बताया है, जो बैंगनी रंग उनके पड़ोसी जो देश है, वो जो है हम दिखाते हैं, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक, यहाँ से यहाँ, ये हिस्से में जो भी लोग आते हैं, जैसे आसाम आता है, नेपाल आता है, दक्षिण पश्चिम देश भागों से जो भी लोग आते हैं, वो क्या करते थे, इस समुद्रगुप्त के लिए उपहार लेके आते थे, भेंट लेके आते थे, जिसे गिफ्ट भी कहा जाता है ऐसे में। तो वो लेके आते थे और वो ये लोग जो है समुद्रगुप्त की आज्ञाओं का आदेशों का पालन भी करते थे और इनके दरबार में इनका आना जाना भी था। ठीक, चौथा लिखा है, बरह इलाके के शासन जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभव कुपोषार और संघ वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और उनकी पुत्रों से विवाह उसने किया। अब जैसे कि ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये नीले रंग के हिस्से हैं और जो कि हमारा श्रीलंका को भी कहा गया है, ये है हमारे श्रीलंका। ठीक, तो ये भी हिस्सा में वे समुद्रगुप्त ने इन्हें अपना अधीन बना लिया और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह समुद्रगुप्त के साथ किया। ठीक, तो ये हमने इतना पढ़ लिया है। ये चार चीजों का जो है प्रस्थिति में अध्ययन किया गया है, उल्लेख किया गया है कि किन राजाओं के साथ इनका क्या व्यवहार था। जैसे कि इसमें बता दिया है कि जो अर्वतिक थे, जो हरे रंग का आपने देखा है, उसके साथ उन्होंने हराया और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। उसी तरह कुछ राज्यों को उन्होंने जीता है, जो लाल रंग के बिंदु से है, उन्हें भी हराया और उसको फिर उन्होंने उन्हें ये आज्ञा दे दिया कि वो जाके उस पर शासन करें। फिर तीसरा क्या है, पड़ोसी देशों जो बैंगनी रंग है, वह लोग भी समुद्रगुप्त को बहुत भेंट उठ देते थे और फिर क्या करते थे, उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करता था। चौथा जो राजाओं का बात किया गया है, जो नीले रंग के रंगे गए हैं, जो कि श्रीलंका को भी शामिल किया गया है और कुछ हिस्से को भी शामिल किया, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान के तरफ के लोगों को, जो कि कुपासार वंश के थे और एक संघ वंश के थे। उस वहाँ पे उन लोग का शासन था। वो लोग क्या करते थे, वो लोग भी समुद्रगुप्त के अधीन थे और वह भी अपनी पुत्री को विवाह इनसे किया करते थे। ये चार चीजें जो है राजाओं के बारे में प्रस्थिति में उल्लेख किया गया है। आगे लिखा है वंशावलियां। ठीक, अधिकांश प्रस्थितियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। जो प्रस्थिति किताब है या काव्य है, वह जो है वंशावलियों के बारे में बताते हैं। उस समय कौन कौन से वंश थे, कैसे कैसे शासन किया करते हुए, उसके बारे में बताते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में बताती हैं। फिर उनके समुद्रगुप्त के जो राजाओं के साथ कैसी नीतियाँ हुआ करती थी, कैसे वहाँ के शासन हुआ करते, उसके बारे में बताती और वंशावलियों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रस्थिति भी समुद्रगुप्त के प्रतिमाह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में भी बताती हैं। ठीक,
उसकी उसकी माँ कुमारी देवी लक्ष्मीगढ़ की थी। ये कहाँ की थी? इनकी माता का नाम क्या है? कुमारी देवी थी, जो लक्ष्मीगढ़ की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। फिर जिन्होंने महाराधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। देखिए बच्चों, यहाँ कंफ्यूज मत होइए। चंद्रगुप्त है, ठीक, गुप्त वंश के पहले शासक थे। ये प्रथम चंद्रगुप्त है। वो जो था चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक ना। तो ये कंफ्यूजन ना होना चाहिए, ये अलग है वो अलग है, ठीक ना। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। चंद्रगुप्त ने भी यही उपाधि को धारण किया था। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख किया गया है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। क्या बताया गया इसमें कि इसमें जो है वंशावली, उनके वंश के बारे में भी पता चलता है। कौन कौन से वंश है, जैसे कि उनके दादा दादी परदादा नाना नानी के बारे में बताया गया है, माता पिता के बारे में। उनकी माता का क्या नाम था? कुमारी देवी थी, जो लक्ष्मीगढ़ की महारानी थी या पुत्री थी राजा के, ये कह सकते। उसके बाद पिता कौन से थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे, जो गुप्त वंश के पहले शासक थे। और उन्होंने किसी महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण किया था। और उनके दादा और उनके परदादा भी मतलब महाराजा के रूप में ही देखे गए हैं। तो इससे हमें इसका और महत्व बढ़ जाता है, ठीक ना। आगे लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त जो थे का वंश वाले ही ठीक से भी जानकारी मिलती है। उनसे के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों का पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासन को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया गया कि उनका दरबार वो कहा था, ऐसे विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भर गया। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। अब उनका क्या है कि इसी में समुद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त तुर्की के बारे में भी उल्लेख मिलता है। उनके अभिलेख और सिक्कों का भी पता चलता है। इन्होंने क्या किया था? पश्चिम भारत के सैन्य अभियान के अंतिम शासक को परास्त किया था। और ठीक ऐसे करते करते उनके दरबार में बहुत से विद्वान हो गए, ठीक, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हम नवरत्न कहते हैं, उन्हें इन्हीं के दरबार में पाए गए हैं। अब ये लिखा है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। अब ये हम दूसरे पे आ गए। वो हर्षवर्धन वंश था, ठीक ना। वर्धन वंश कह सकते हैं। ये हमने गुप्त वंश पढ़ लिया है। अब ये वर्धन वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक। इतना आपको समझ आया है ना। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्षवर्धन क्या है? हर्षवर्धन एक राजा का नाम है, फिर वर्धन राज्य के राजा थे ये, फिर। और हर्षचरित क्या है? इनकी एक कविता, इनके ऊपर जो किताब लिखी गई है उनका ही नाम है हर्षचरित। किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है, ठीक ना। ये किताबें उनने लिखी गई है, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासक के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासन के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। फिर हर्षचरित का क्या है? मतलब कि वो हर्षवर्धन के जीवन का अध्ययन किया गया है हर्षचरित में। ऐसे ही एक राजा थे, राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। जैसे कि किसने, मैंने बताया था, बाण भट्ट ने ही संस्कृत भाषा में जो उनकी जीवनी लिखी थी, उन जीवनी का नाम क्या था? हर्षचरित था, ना।
इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग, जिसके बारे में तुमने अध्याय नंबर 8 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्षवर्धन के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा उसका विस्तार वर्णन किया गया है। हर चरित्र में जो उनके वंशों के बारे में बताया गया, कौन पहले राजा थे, कौन बाद में, कौन अंतिम शासन थे, ये भी बताया गया है। और जो उस समय चीनी यात्रा आए थे, क्या नाम है, स्वेन त्सांग जो थे, उनके बारे में भी वर्णन किया गया। उन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में 15 साल तक थे और उन्होंने जो जो देखा उसका वर्णन इसमें विस्तृत रूप से अध्याय में किया गया है। अब हर्षवर्धन में क्या लिखा है ये हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धन अपने पिता का सबसे छोटा बेटे नहीं थे, छोटे नहीं, सॉरी बच्चे, हर्षवर्धन जो है अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, ये लिखा है। पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। फिर उनके बहनोई कनौज मानचित्र नंबर 7 में हम देखेंगे के शासक थे। ठीक जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्षवर्धन ने कनौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवत बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली उनकी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिलती। जब उन्हें नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नीरस पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। इसके बारे में आप इतना जान लेंगे कि जो वर्धन वंश के राजा जो थे प्रभाकर वर्धन थे, उनके 3 पुत्र थे। पहले का नाम क्या था, राज्यवर्धन, फिर है हर्षवर्धन और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम है राष्ट्री। ठीक, तो ये जो हर्षवर्धन है इनके बड़े पुत्र नहीं है, ये सबसे छोटे थे। ठीक, और इनकी एक बहन, क्योंकि जो उनकी बहनोई जो है कनौज के राजा थे जिन पे आक्रमण हुआ और उन्हें मार दिया गया था। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, फिर कनौज को जीत कर अपने अधीन ले लिया और बंगाल पर आक्रमण कर लिया था ना, ये इसमें बताया गया है। फिर लिखा है इन्होंने जितने भी बंगाल के बाद जितनी भी सफलता मिलती गई वह कहीं और किसी को नहीं मिली है। लेकिन जब वो नर्मदा नदी पार कर रहे थे दक्कन की ओर तो उन्हें रोक लिया गया। किसने लिखा, चालुक्य नरेशन ने, पुलकेशन द्वितीय ने इन्होंने रोक लिया था ना। अब जैसे कि वो क्या बताया कि ये है उनकी ये है राजधानी थानेश्वर। ठीक, और ये कनौज उनकी बहनोई का शासन था। ठीक, इन्होंने जीता और जीत के फिर बंगाल की तरफ आने लगे। इतना बंगाल जब वो नर्मदा नदी पार करने लगे थे तो उन्हें चालुक्य नरेशन पुलकेशन ने रोक दिया था। तो ये उनकी राजधानी है इतना थानेश्वर थी। उसके बाद अब आते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय की प्रवस्ती। अब इसके अंदर बताया गया है हर्षवर्धन के शासन में कौन कौन से वंश थे या कौन कौन से शासन किया करते थे। लिखा है इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। अब ये जो कौन थे, पल्लव और चाणक्य और पुलकेशन जो थे उस समय के दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य उसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली थी। जबकि चालुक्यों का राजा कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित थी। मतलब कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में थी चालुक्यों का राज्य था। पल्लव का राज्य कहाँ पे था, कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी तक उसका राज्य फैला हुआ था।
ठीक। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल था। ठीक। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमा पर अतिक्रमण करते थे। फिर मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। मतलब जो पल्लव और चालुक्य के जो राजा थे, वो एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, लेकिन हर जगह नहीं करते थे। कहाँ ज्यादा से ज्यादा वो राजधानी पर ही आक्रमण किया करते थे। पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? पुलकेशन था। ठीक ना। उसके बारे में हमें अनेक दरबारी कवि कार्तिक द्वारा रचित प्रवस्तु में मिलता है। इन्हीं के द्वारा जो कविताएं लिखी गई, जो कवि ने लिखी है, इसके बारे में प्रवस्तु में लिखा गया है। इनमें अनेक पूर्वज, खास तौर से पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। इनको राज्य कहाँ मिला था? अपने चाचा के राज्य से मिला था। और ये जो है, इनके बारे में खास 4 पीढ़ियों के बारे में पुलकेशिन जो राजा थे चालुक्य वंश के, उनके 4 पीढ़ियों के बारे में इस प्रवस्तु में उल्लेख किया गया है। लिखा है, रवि कीर्तिक के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों पे अपना अभियान चलाया। ठीक। कहाँ पे? पूर्व और पश्चिमी तटीय इलाकों पे अपना अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। ठीक। क्योंकि कौन सी नर्मदा नदी पार करके कहाँ जा रहे थे? दक्षिण की ओर जा रहे थे। तो इन्हीं राजा ने, पुलकेशन ने ही उन्हें रोका था। ठीक ना। हर्षवर्धन का अर्थ है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद भी हर्ष अभी भी हर्ष नहीं रहा। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेना पड़ा। ठीक है। ये बताया है कि जो उस समय जो पुलकेशन जो द्वितीय राजा थे चालुक्य वंश के, उसने कहाँ पे? पल्लव के राजा पे भी आक्रमण किया, जिसके कारण उन्हें रांचीपुर की दीवार के पीछे उन्हें छुपकर शरण लेना पड़ा था। परंतु चालुक्यों के विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बलता होते गए। पल्लवों और चालुक्यों के अंत राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। अब ये चोल वंश के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। लेकिन जो ये है कि कौन किस पे आक्रमण किया, ये आपको याद होना चाहिए। पुलकेशन ने कौन सा? पल्लव के राजा पे आक्रमण करता है, जिससे इन दोनों वंशों का चौथा छीन होने लगता है, समाप्त होने लगता है। और इसे पूरी तरह से समाप्त किसने किया था? चोल वंश ने किया था। ठीक है। ये बताया गया। और इसमें जो बताया है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार करके जब वो दक्षिण की ओर जा रहा था, तो उसे किस राजा ने रोका था? पुलकेशन राजा ने रोका था, जो कि चालुक्य का महत्वपूर्ण राज शासक था। ठीक ना। इन राज्यों का प्रशासन कौन चला रहा था? अब जो ये तो होने लगा, ये खत्म हो गए, जैसे कि पल्लव और चालुक्य जो है वंश के धीरे धीरे हास्य होने लगे। तो उसके बाद उनका जो राज्य का प्रशासन कौन चला रहा था, ये बताया गया है इसमें। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होता था, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों से संपर्क जोड़ने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर देखो, जो होता था पहले, जो था, इन्होंने सबसे पहले हर राजा के हर
राजा का जो प्रशासन होता था वो कृषि से, किसानों से जुड़ा होता था, भूमि कर से जुड़ा हुआ होता था। ठीक, पहले के लोगों का जो प्रशासन करने का जो साधन था वो भूमि कर था, जो भी खेती से कृषि से प्रदान होता था वो था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सैन्य शक्ति के क्षेत्र में वो जुड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे ये उदाहरण में दिया। इसमें बताया गया है कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिकता बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशर अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बने। जैसे कि वहाँ पे कुछ प्रशासन में कुछ अधिकारी जो हुआ करते वह आनुवंशिकता पर अधिकारी आधारित हो जाते थे। ठीक, जैसे कि जो उस समय के कवि जो थे हरिशर, वो अपने पिता के ही स्थान पे थे, जैसे उनके भी पिता भी कवि थे और महादंडनायक और मुख्य न्यायाधीश थे जो न्याय करते थे उस समय उनके पिता। तो उसके बाद जो है उनका बेटा उनके पद पे बैठ जाता है। इस तरह का जो आनुवंशिकता है परंपरा, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पद पर कार्य करता था। दूसरा बताया गया है ये कि कभी कभी जो नीति अपनाई गई थी ये कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पद पे कार्य करता है, जैसे कि हरिशर एक महादंड होने के साथ साथ कुमार मत्स्य और एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक सिंह विधायक अर्थात युद्ध और शांति के विषय में भी मंत्री थे। जैसा कि उनके प्रशासन में कभी कभी ऐसा भी होता था एक व्यक्ति एक से ज्यादा पद पे कार्य कर, जैसे कि हरिशर जो है वो जो एक न्याय अधिकारी तो थे, लेकिन वो युद्ध और शांति के विषय में भी मंत्री भी थे। ये कहने का कोशिश किया गया है। आगे लिखा है तीसरे पॉइंट में, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्ति का बहुत बोलबाला था। उनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बेकर या शहर के व्यापारी, सार्थवाहन यानी व्यापारियों के कबीले के नेता, कबीले प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकला या स्थानोक्त यानी लिपियों को प्रधान जैसे लोग, जैसे कि वहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत उनका बोलबाला हुआ करता था, जैसे जो नगरीय का श्रेष्ठ रहता था, जो शहरी व्यापारी है, जो व्यापार के नेता है, ठीक, जो कुली है या जिनके हाथ में शिल्प कला है, ठीक, या लिपियों का प्रधान है, जैसे हर लिपि आती है, वैसे लोग का वहाँ पे बहुत ज्यादा बोलबाला हुआ करता था। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक तो प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ उनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि उन पर नियंत्रण उनका स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब बहुत उस राज्य में ऐसे व्यक्ति जो बहुत व्यापारी होते थे, नेता होते थे, तो इनके इतना ज़्यादा जो शक्तिशाली हो जाते थे कि वो अपना ही नया राज्य स्थापित कर लिया करते थे। अब जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास शिक्षा होगी, विद्वान होंगे, कवि होंगे, तो वो अपना राज्य अपने स्तर से स्थापित कर लिया करते थे। लिखा है, सोच कर बताओ कि अफसरों के पद आनुवंशिक कर देने पर क्या क्या फायदे और तुम्हें क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, फायदे तो सिर्फ फायदे यही है कि फायदे तो यही है कि जो वो की आनुवंशिकता है, तो अगर उसके पिताजी ये कार्य कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनके पिताजी ये जानते हैं कि हमारे बाद हमारा पुत्र होंगे, तो वो उसको उस ज्ञान का अनुभव देते हैं, उस ज्ञान को उन्हें प्रशिक्षित करते हैं अपने हाथों से कि वो आगे चल के इस पद पे बैठ के इस कार्य को संचालित कर सकें। लेकिन इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान ये हो सकते हैं कि उससे ज़्यादा जो प्रभावशाली है व्यक्ति है, उससे ज़्यादा प्रशिक्षित है, जो उससे बेहतर कर सकता है, उसे इस चीज़ का नुकसान हो सकता है। लेकिन यही नुकसान और फायदे हैं। आगे लिखा है, एक नए प्रकार की सेना। अब इसमें एक नए प्रकार की सेना का उदय होता है, पढ़ते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे।
जिनमें हाथी, रथ, घोड़सवारी और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यक पड़ने पे राजा को सहायता दिया करते थे। इन नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से वह कर वसूली करते थे, जिससे वह सेना तथा घोड़े की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासन दुर्बल होता, यह सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब ये बताया है कि एक नए प्रकार की सेना होती थी, जैसे कि हमेशा हर राजा में देखा होगा आपने कि हाथी हो गए, घोड़सवारी होंगे, पैदल सिपाही होंगे। लेकिन क्या है, इसमें एक सेना नायक भी अब नए जो सेना का उदय हुआ, उसमें एक सेना नायक भी हुआ जो कि राजा को सेना की सहायता प्रदान करता था। फिर इस सेना नायक को वेतन नहीं दिया जाता था, भूमि दिया जाता था और वो भूमि से कर वसूली करता था। उससे वह हथियार, घोड़े आदि की व्यवस्था किया करता था। ठीक, तो उस समय के जो सेना नायक थे उसे क्या कहते थे, सामंत कहा जाता था। और ये जो सेना नायक थे, वो जब शासन दुर्बल हो जाता था तो उसे स्वतंत्र करने की कोशिश करते थे और जिस चीज की भी युद्ध में कमी होती थी वो उनकी व्यवस्था किया करते थे। इन्हें रोजगार वेतन नहीं मिलता था, इन्हें भूमि मिलता था, जिससे वो कर वसूल करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, लिखा है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। लिखा है पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं के चर्चा मिला है। जो पल्लव के में अभिलेख लिखवाए हैं उनमें जो स्थानीय सभाओं का भी चर्चा मिलता है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। यह सभा उप समिति में जारी सिंचाई, खेत तथा बाड़ी से जुड़ी विभिन्न कार्य, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर की देख रेख आदि के काम करते थे। एक सभा थी बनाई गई थी जिसे ब्राह्मण भूस्वामी संगठन के नाम से सभा बनी थी। फिर इसमें क्या होता थी, सिंचाई, खेती बाड़ी काम और सड़क निर्वहन, स्थानीय मंदिर की देखभाल आदि काम किया करते थे इस सभा के लोग। जिन इलाकों में भूमि स्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ उन नामक ग्राम सभा होने की बात की गई है। मतलब जहाँ ब्राह्मण होते थे वहाँ पे भूस्वामी सभा हुआ करते। जहाँ ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे उस जगह पर ग्राम सभा होने की उन नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारी का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभा शताब्दियों तक काम करते रहे। बहुत से ऐसे व्यापारी सभा के लोग थे, वो कई शताब्दी तक कार्य करते रहे। फिर ये सबके अलग अलग है। जो ब्राह्मण थे, जिनके पास भूमि, जो ब्राह्मण थे उनके भूस्वामी संगठन बने थे, जिसे सभा कहा गया। उसके बाद जो ब्राह्मण नहीं थे उसे उन नामक ग्राम सभा कहा गया। फिर और जो व्यापारी थे फिर उनके लिए भी एक संगठन बनाया गया था, उसका नाम था नगरम। नगरम जो था एक सभा बनाया गया था। इसमें व्यापारी और जो है ब्राह्मण जो है बैठकर कार्य किया करते थे और ये कई सदियों तक कार्य चला है। ये कुछ सभा बनी थी जो कार्य करने के लिए बनी थी। आगे लिखा है उस जमाने में आम लोग, उस जमाने के जो आम लोग थे, इसमें ब्राह्मण की बात की गई, व्यापारी की बात की गई। जो ब्राह्मण नहीं है, धनी है या उससे भी कम है, उसके बारे में। लेकिन जो आम लोग हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जन साधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक
तथा कुछ अन्य स्रोत में मिलती है। चलो इसके बारे में कुछ उदाहरण देखते हैं। अब जो भी हम लोग के बारे में कुछ भी बात इसमें की गई है जो कि नाटक और स्रोतों से पता चलता है। ठीक, कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जो कालिदास थे, जो कवि है, वह राजा के दरबार के जीवन के चित्र करने में बहुत प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। मतलब जो राजा है और ब्राह्मण जो है वह जो है संस्कृत में बातचीत कर रहे हैं, जबकि अन्य लोग तथा महिला जो है प्राकृतिक बातें बोलते हुए दिखाया गया है। मतलब जो आम लोग हैं, जनता है, वह जो बोलते हैं वो प्राकृतिक भाषा में बोलते हैं, जैसे आम है वहाँ का आम भाषा होगा वैसे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है अभिज्ञात शकुंतलम धृतराष्ट्र नामक एक राजा और शकुंतलम नामक की एक युवती की प्रेम कहानी है। जो उस समय का राजा था दुष्यंत और उस रानी का नाम क्या था, शकुंतलम एक युवती, उनकी प्रेम कहानी के बारे में ये इस नाटक में लिखा गया है। क्या नाम है? अभिज्ञात शकुंतलम। ठीक, इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजा कर्मचारियों का दुर्व्यवहार की बात भी कही गई है। एक गरीब मछुआरा के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहारों के बारे में ये बताया गया है। नीचे ही ये इस कहानी के बारे में लिखा गया है। एक मछुआरों को एक अंगूठी मिली। अब यही वो कहानी है जो कि वहाँ के राजकर्मियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, इसी के बारे में इसमें लिखा है। चलो पढ़ते हैं। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतलम को भेंट की थी, पर दुर्भाग्यवश उससे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आए। राजा उन अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चले गए। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या बताएंगे। एक मछुआरा जो है उसको एक अंगूठी मिलती है जो कि उस राजा ने शकुंतलम को दिया था। अब उस गलती से वो मछली के पेट में चली जाती है, तो मछुआरे को मिलती है। मछुआरा जो होता है वो अंगूठी लेके राज दरबार जाता है, लेकिन वहाँ का जो पुलिस है और जो द्वारपाल होता है, जो द्वार के पास खड़ा रहता है, उसका जो व्यवहार है वो उसे चोरी का इल्जाम लगा लेते हैं। लेकिन जब ये राजा को पता चलता है तो वो उसे इनाम देते हैं। और जो चोर है, चोरी कह रहे हैं, जो राजद्वार है और पुलिस जो है उस इनाम को हड़पने के लिए उसे शराब खाने लेके जाते हैं। ये छोटी सी कहानी जो है इसमें लिखी गई है। ठीक, यहाँ लिखा है कि आज हमारी किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का व्यवहार या बर्ताव किया जाएगा? जी नहीं, बस उससे पूछताछ की जा सकती है और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। ये आज बहुत कम हो चुका है। ऐसा पहले था, लेकिन आज की स्थिति में यह लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक, नीचे लिखा है एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए थे। ये महावीर स्वामी के बारे में, जिन्होंने अपने उपदेश जो है प्राकृतिक भाषा में दिया हुआ था। और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृतिक भाषा में ये प्राकृतिक भाषा जो है अशोक ने, जो हमने पढ़ा है, अशोक ने भी प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया है अपने अभिलेखों में, क्योंकि हमने 6 और 7 अध्याय में पढ़ा है। आप देखिएगा। ओके, चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्मति पर भी गया
जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्होंने शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो वे सभी को आघात आघात करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते करते रहते थे। वह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी प्रकार के संपर्क से बचते थे। अब ये जो है चीनी आटा फरहान जो है फसियान जो है सॉरी बच्चों, जो चीनी आते फसियान जो है वह उस समय के जो नीचे लोगों के बारे में भी लिखते हैं। जो नीचे लोगों को शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, वो जो है उन्हें शहर या शहर के बाहर रहना पड़ता था और उन्हें शहर में आना पड़ता था तो उन्हें जो है एक आघात करना पड़ता था लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते हुए कि वो आवाज़ सुन के लोग सतर्क हो जाते थे और उनसे अछूत होने के लिए दूर हो जाते थे, उनके संपर्क में नहीं आते थे। ये कुछ चीनी यात्रा फसियान ने वर्णन किया है। फसियान कहाँ किस शासन में आया था, आपको याद है? आपको याद होगा तो वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था और श्वेत तसांग जो है गुप्त वंश के शासन में आया था। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकला राजा की सेना का बड़ा सचिव चित्रण किया गया है। एक राजा की सेना का बहुत बड़ा चित्रण किया गया, इसमें ये पढ़ना है। ये हमारा आखिरी पृष्ठ है। राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में अब जो ये जो है एक जगह जो है आर्यभट्ट ने अभियान किया था, उसमें एक राजा जो है बहुत सेना लेके निकलता है, उसका वर्णन किया गया है। ठीक, लिखा गया राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। ठीक, उनमें हथियार के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज जैसे बर्तन, असबाब, मतलब सोने का पायदान होता था, खाने पीने की सामान जैसे बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जी, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज शामिल होती थी। यह सारी चीज ठेले गाड़ियों या ऊंट तथा हाथियों पर सामान ढोने वाले जानवर की पीठ पर लादकर ले जाया जाता था। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, तिगुन और तुरहाई बजाने हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उसका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फल उपहार में लेते थे तथा जानवरों के चारों भी देते थे। वह राजाओं से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर यह सेना उनके पीछे विनाश और सिंहासन के निशान छोड़ जाते थे। अक्सर गांव वाले की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों से जूते, बैल इस हलचल भरे माहौल से डरा कर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्भ में डूब जाती थी। सेना के साथ ले जाने वाली चीजों की सूची बनाइएगा। ग्रामवासी राजा से क्या क्या लेकर आते थे, राजा के लिए क्या क्या लेके आते थे, ये जो बताया गया है। दही, गुड़, फल और जो है जानवरों के लिए चारा भी लाया करते थे। और ये बताया है कि राजा जो है रोजमर्रा की जिंदगी का जो भी सामान होता था वो लेके जाया करते थे। ये हमारा जो लेसन है समाप्त हो गया। अगर आप इसमें कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक, आओ याद करें। अब ये याद करने की चीज़ है, मैंने जो भी पढ़ाया आपको याद करना, सही गलत का निशान बताइए। हरिशर ने गौतम पुत्र के सत्यगिरी में प्रशंसा में प्रस्ती में लिखी है।
ये गलत है। नहीं, हरिशन ने ने प्रहस्ती में किसकी प्रशंसा लिखी है? हर्षवर्धन की। मैंने अभी पढ़ाया है ना, हर्षवर्धन की चरित्र का चित्रण किया है प्रहस्ती में। सॉरी बच्चों, मैं भूल गई हूँ। हरिशन ने नहीं, ये गलत है। प्रहस्ती में जो है किसका वर्णन किया गया है? समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है। गुप्त वंश के शासक जो थे सबसे प्रभावशाली, जिसे विजेता भी कहा जाता है, प्रहस्ती में उनका वर्णन किया गया है। हर्षवर्धन के शासक चंद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। देखिए, इसका उत्तर भी गलत होगा, क्योंकि भेंट ये लोग नहीं लाते थे। इस आर्यवर्त को समुद्रगुप्त ने हराकर उसे अपने अधीन ले लिया था। भेंट को कौन लाते थे? नेपाल, आसाम और बांग्लादेश के जो उस समय के शासक थे वो लाया करते थे। दक्षिण पथ में 12 शासक थे। हाँ, ये सही है। दक्षिण पथ में 12 शासक थे। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मुद्रित थे।